पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल का अध्ययन किया था। आज हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर राज्यपाल की भूमिका होती है। उसी तरह केंद्र में प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद की भूमिका होती है, वही राज्य के अंदर मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की भूमिका होती है। ये बताया गया था कि कार्यपालिका हमारे यहाँ दो प्रकार की है, एक नाम मात्र की है, दूसरी वास्तविक है। नाम मात्र की कार्यपालिका में केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से काम होते हैं और राज्य में राज्यपाल के नाम से काम होते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, जो वास्तविक रूप से कार्य करती है। ऐसे ही राज्य के अंदर सारे कार्य मुख्यमंत्री और उसकी परिषद द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मुख्यमंत्री क्या है और इसकी नियुक्ति कैसे होती है। इसमें बताना है कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि राज्यपाल एक बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि वो अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करे। इसके लिए दूसरी शर्तें ये है कि मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो। इसमें दूसरी व्यवस्था भी संविधान में की गई है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी राज्यपाल द्वारा उसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी शर्तें ये हैं कि उसे नियुक्ति के दिन से लेकर 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। यदि वो नहीं बन पाता है तो उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें हम इसके देखेंगे कि इसकी शक्तियां और कार्य क्या हैं मुख्यमंत्री के। तो पहला इसमें देखेंगे हम कि सबसे पहला कार्य होता है मुख्यमंत्री का कि मंत्रिपरिषद का गठन करना। वैसे गठन और नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों के नाम की सूची राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल उन्हीं नामों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी मुख्यमंत्री ही तय करता है। दूसरा में आता है, दूसरा इसका कार्य होता है कि विधानसभा में राज्य का नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि शासन की जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनकी घोषणा सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जा सकती है। तीसरा का कार्य हम जान सकते हैं कि मंत्रियों में कार्य विभाजन का कार्य और उन्हें परिवर्तन करना भी मुख्यमंत्री का काम होता है और ये राज्यपाल के परामर्श देने से ही हो पाता है। अगला कार्य इसका होता है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाना और उसमें उत्पन्न हुए विवादों का हल करने का निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। अगला होता है इसमें कार्य इसका कि मंत्रिपरिषद की विभागों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी जिन लोगों को मंत्रियों को विभागों का विभाजन किया जाता है या बंटवारा किया जाता है, यदि उनमें कोई मतभेद पैदा होता है तो उसका नियंत्रण या उनका जो फैसला है वो मुख्यमंत्री द्वारा ही दिया जाता है। अगला इसमें से कार्य आता है कि मंत्रियों को पद से हटाना, यानी इसका अर्थ ये है कि किसी भी मंत्री द्वारा शासन की नीतियों का विरोध करने, मुख्यमंत्री का विश्वास न कर रहने या मुख्यमंत्री या मंत्री के मध्य मतभेद हो जाने की स्थिति में और अन्य कारणों से संबंधित मंत्री से मुख्यमंत्री त्यागपत्र मांग सकता है और उस मंत्री को वो त्यागपत्र देना ही पड़ता है। अगले कार्यों में आप देख सकते हैं कि ये मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी का काम भी करता है, क्योंकि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे और मंत्रिमंडल के निर्णयों को सूचना राज्यपाल तक पहुंचाए। अगला इसका कार्य होता है राज्यपाल को परामर्श देना, यानी राज्यपाल कोई भी अपने विवेक से काम नहीं कर सकता है, ये मुख्यमंत्री के परामर्श के द्वारा ही सारे काम करता है। इसलिए अन्य कार्यों में इसको जान सकते हैं कि राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है, अर्थात सरकार की ओर से
जो भी अधिकृत घोषणा की जाती है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री को हम एंड में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ही राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करता है और सारे कार्य उसके आदेश अनुसार ही किए जाते हैं। ये तो है हमारा मुख्यमंत्री की अध्ययन। उसके बाद इसमें हम देखेंगे मंत्रिपरिषद की रचना या उसका संगठन या गठन कैसे किया जाता है। इसमें बताना है हमें कि संविधान के अनुच्छेद 164 में ये बताया गया है कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि वो अपने विधान परिषद का या मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इसमें उसका अपना कोई विवेक नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि 91 यानी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में अनुच्छेद 104 फर्स्ट ए में एक नया खंड जोड़ा गया है। ये बताता है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी जो कुल विधानसभा की संख्या है उसमें से मंत्रिपरिषद का गठन जो होगा वो 15% सदस्यों के आधार पर ही होगा। इसके बाद इसमें देखना है कि मंत्रियों की योग्यता क्या होती है। जो योग्यता एक मुख्यमंत्री की होती है वही मंत्रियों की योग्यता भी होती है। यानी मंत्री बनने के लिए उसे राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अगर वो सदस्य नहीं है तो भी मुख्यमंत्री उसको मंत्री पद दिला सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। इसके बाद इसमें आता है कि मंत्रियों का वेतन और भत्ता क्या होता है। तो इसमें बताना है कि संविधान में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों की या मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की वेतन और भत्ते को फिक्स नहीं किया गया है। ये प्रत्येक राज्य की राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने हिसाब से उनके वेतन और भत्ते को निश्चित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को 3,65,000 प्रति माह वेतन मिलता है और अन्य जो मंत्री हैं उनको 1,87,000 वेतन प्रति माह दिया जाता है। अब आता है इसमें कि मंत्रियों का कार्यकाल कितना है। इसे बताना है हमें कि मुख्यमंत्री की तरह से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 वर्षीय होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर होता है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिपरिषद को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला इसमें मैटर आता है कि जो कार्यपालिका बनती है, जो मंत्रिपरिषद बनती है, वो का गठन कैसे किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि जैसा हमने केंद्र मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन किया था कि केंद्र की जो मंत्रिमंडल होता है उसी हिसाब से राज्य के मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसमें भी 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला हम कहेंगे उनको कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री को ही हम मंत्रिमंडल का नाम भी देते हैं। और जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री जो दूसरे मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। इनको स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है जो अन्य तरीके से कार्य कर लेते हैं। उपमंत्री जो मंत्री होते हैं वो हमेशा अपने से ऊपर वाले मंत्रियों के सहयोग के लिए कार्य करते रहते हैं। अब इसमें आता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व इनकी जो घोषणा करता है वो कैसे होती है। इसे बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 162 पार्ट 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रतिकूल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि विधान परिषद के किसी सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। ये व्यवस्था केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद के शक्तियाँ और कर्तव्य क्या हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही होता है, लेकिन वास्तव में
इसके विपरीत कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर फैसला करते हैं और उन फैसलों का संचालन राज्यपाल को करना होता है। इसके बाद देखेंगे इसमें इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला इसमें आता है कि शासन की नीति निर्धारित करना तथा प्रशासनिक शक्तियों को चलाना। तो इसमें बताना है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की शासन की नीति निर्धारित करता है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, संघीय सरकार के आदेशों और योजनाओं को क्रियान्वित करना मंत्रिमंडल का कार्य ही होता है। यानी ये कि कार्यपालिका स्तर का कार्य है। दूसरा हम देखेंगे इसमें विधायी शक्तियाँ। इसमें बताना है हमें कि मंत्रिपरिषद जो है राज्य के समस्त कानूनों को मंत्रिमंडल द्वारा ही बनाए जाते हैं। जिन विषयों पर कानून बनाने का शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है उन विधेयकों को प्रारूप मंत्रिमंडल द्वारा ही दिया जाता है। किसी मंत्री द्वारा उसे विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है और विधानमंडल में मंत्रिमंडल के दल का बहुमत होने के कारण सामान्यतः विधेयक विधानमंडल में पारित हो जाते हैं। उसके बाद राज्यपाल उसको स्वीकृति प्रदान करता है तो वो विधेयक अपने आप में ही कानून बन जाता है। तीसरा इसका पार्ट आता है वित्तीय शक्तियाँ। इसमें बताना है कि मंत्रिमंडल द्वारा कर लगाना, करों को निर्धारित करना, करों को समाप्त करना, वित्तीय विनियोग को कम करना या अधिक करना, ये सारा कार्य राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष के आरंभ में या पूर्व में राज्य का वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा तैयार होता है, लेकिन ये बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार ही तैयार होता है। और अगला है इसमें न्यायिक शक्तियाँ। पहले हम राज्यपाल का बता चुके हैं, आज भी हमें वही बताना है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को जो क्षमादान और अन्य संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उनका प्रयोग राज्यपाल मंत्रिमंडल के सलाह पर ही करता है। इसके बाद हमें देखना है इसमें कि उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श ही मंत्रिमंडल ही देता है। यानी व्यवहार में कहा जा सकता है कि राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राज्यपाल लेता है। इसके बाद आता है इसमें विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करना। इसमें हमें बताना है कि विधानमंडल की जो बैठक है उसका मंत्रीगण शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रीगण विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन नीति का समर्थन भी करते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है।